हमने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मंदिर के अकब में आकर पाम के दरख्तों वाली सड़क पर चलने लगे। आगे पुलिया आई तो बाएं जानिब खेतों में हो गए। खेत जहां खत्म हुए वहां एक छोटी सी खुली जगह में दरख्तों के नीचे खपरेल की छत वाली बोसीदा झोंपड़ी बनी हुई थी, जिसके बाहर पानी का एक घड़ा पड़ा था। कोठरी का दरवाजा बंद था। सामने छोटा सा चबूतरा था, जिस पर लोहे की सलाख पर टिका सुर्ख रंग का झंडा हवा में लहरा रहा था। मैं और अमजद चबूतरे के सामने जमीन पर बैठ गए और राम नाम का जाप करने लगे। वहां हमारे सिवा और कोई नहीं था। मैंने अमजद से कहा, यह आदमी मुझे हमारे मिशन के हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि हमारे कमांडो अटैक में मददगार साबित हो। अमजद ने आहिस्ता से कहा, तुम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते, खामोशी से बैठे रहो। हमें वहाँ आधा घंटा गुजरा होगा कि सामने से वही जटाधारी साधु जो हमारा साथी एजेंट था, हाथ में तरशोल पकड़े पगडंडी पर आता दिखाई दिया। वो आते ही चबूतरे पर आलती पालती मार कर बैठ गया। इसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर हमें देखा और कहने लगा, इस वक्त यहाँ से चले जाओ, रात को जब अंधेरा हो जाए तो इसी जगह पर आ जाए। तुम्हें क्या करना है? मुझे सब कुछ बता दिया गया है। मैं अपनी तसल्ली के लिए कुछ सवाल करना चाहता था। ये जो कुछ कर रहा है मुझे बच्चों का खेल लग रहा था। मुझे इस हकीकत का पूरा एहसास था कि मैं कमांडो अटैक का जो मिशन लेकर यहाँ आया हूँ वो बच्चों का खेल नहीं है। इसके बरक्स मेरा कश्मीरी साथी अमजद बिल्कुल मुतमईन था। वो उठने लगा तो मैंने साधु एजेंट से सवाल किया, आप लोग हमें किस किस्म की सहूलतें मुहैया कर सकते हैं? जट्टाधारी साधु एजेंट के तन बदन में जैसे आग लग गई। मेरी बात को सख्ती से काट कर गुस्सैली आवाज में बोला, तुम कौन होते हो पूछने वाले? तुम्हें किस जाहिल ने यहाँ भेज दिया है? अमजद ने मुझे बाजू से पकड़कर उठा लिया। यहाँ से चलो आमिर, चलो। वो मुझे करीबन घसीटता हुआ खेतों की तरफ ले गया। रास्ते में इसने मुझे सख्ती से हिदायत की, आइंदा कभी ऐसा सवाल मत पूछो। मैं चुपका हो रहा, लेकिन दिल में एक मायूसी और बेदिली की कैफियत छाने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि यह साधु किस्म का आदमी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकेगा और मुमकिन है मुझे अकेले ही इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम को सर करने के लिए निकलना पड़े, जिसमें मेरी जान का चले जाना साफ दिखाई दे रहा था। अमजद मुझे लेकर वहां से करीब ही एक थर्ड क्लास किस्म के होटल में आया, जहां बैठकर हमने चाय पी। फिर एक पार्क में दरख्त के नीचे बैठकर बातें करने लगे। दोपहर को इसी होटल में जाकर चावल और दाल खाई, चाय पी और पार्क में जाकर एक तरफ घास पर लेटकर बातें करने लगे। वहाँ कुछ और लोग भी दरख्तों के नीचे साए में लेटे हुए थे। वहाँ ना कोई अचंभे की बात नहीं थी, इसलिए अमजद मुझे वहाँ ले आया था। हमारे ऊपर इमली के दरख्त का साया था। इस दरख्त की शाखों और हरी भरी नोकीली झालरदार पत्तों को देखकर मुझे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के वो तारीख जंगल याद आ गए, जहाँ सुधारंगनी के साथ मैंने कभी फरामोश न होने वाली यादगार मगर इंतहाई खतरनाक दिन गुजारे थे। मुझे सुधारंगनी बेख्तियार याद आ गई। किस कदर क़यामत खेज औरत थी वो, ब्राउन रंग, केसरी आंखें और गले में लटकता हुआ स्याह काला सा। मैंने आंखें बंद कर ली। पुराने दिनों के रंगीन और आतशनाक साए मेरी बंद आंखों में लहराने लगे और मेरी बंद आंखें जलने लगी। मैंने जेब से बेड़ी निकालकर सुलगा ली और इसके कश लगाते हुए सुधारंगनी की आतशनाक यादों में खो गया। रात भी आरामी से गुजारी थी, मुझे नींद आने लगी। अमजद ने तो मुझे ऊँघते हुए देखकर कहा, तुम सो जाओ थोड़ी देर के लिए अमर, मैं जाग रहा हूँ। जाने क्यों मैं अपने मिशन से कुछ नाउम्मीद सा हो गया था। मैं वहीं घास पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ होश न रहा। फिर कोई मुझे शाने से झंझोड़ रहा था। मैंने आंखें खोल दी। अमजद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उठो, शाम हो रही। मैं उठकर बैठ गया। देखा कि वाकई सूरज गुरूब हो चुका था और पार्क में शाम की सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हम पार्क से उठकर इसी बोसीदा होटल में आए, चाय पी, बेड़ियाँ सुलगाकर वही बेंच पर बैठे बातें करने लगे। मैं मरहटी जुबान में बातें कर रहा था और अमजद हूँ हाँ कर रहा था। ये इसलिए ज़रूरी था कि हमारे करीब ही दो आदमी बैठे इस जुबान में बातें कर रहे। फिर हम होटल से उठे और पार्क से गुजरते हुए रेलवे लाइन को अबूर करने के बाद एक वीरान सी जगह पर बैठकर बातें करने लगे। हर वक्त गुजर रहा था। हमें रात के अंधेरे का इंतज़ार करना था, जो मगरबी उफक से उतरकर पूना शहर की इमारतों की बत्तियां रोशन करता हमारी तरफ बढ़ रहा था। बादल इसी तरह आसमान पर छाए हुए थे। जब हमारे इर्द गिर्द गहरा अंधेरा छा गया तो अमजद ने आहिस्ता से कहा, बेड़ी मत सुलगाना, आओ अपने आदमी के झोंपड़ी की तरफ चलते हैं। मैंने कहा, अमजद मुझे इस शख्स से कुछ ज़्यादा तवक्का नहीं है, बेहतर है कि हम अपने तौर पर कोशिश करें। अमजद ने अंधेरे में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरे साथ चलो तो सही, सब ठीक हो जाएगा। जट्टाधारी साधु यानी अपने एजेंट के झोंपड़ी के बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था। लगता था कि वहाँ कोई नहीं है। मैं झोंपड़ी की तरफ जाने ही वाला था कि अमजद ने वहीं चबूतरे के करीब बिठा लिया और आहिस्ता से बोला, इसने हमें यहीं बैठने को कहा था, इसी जगह खामोशी से बैठ जाते हैं। मैं अपने दिल पर जबर करके बैठ गया। मेरी दाढ़ी की वजह से ठोड़ी की जिल्द खींचे सी गई थी और हल्का हल्का दर्द हो रहा था।
इतने में एक साया सा हमारे करीब से गुजर गया और आवाज़ आई, मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये हमारे जट्टाधारी साधु एजेंट की आवाज़ थी। वो आगे आगे अंधेरे में जा रहा था। हम इसके पीछे पीछे चलने लगे। हमारे दरमियान बमुश्किल 7 कदमों का फासला होगा। कश्मीरी मुजाहिद अमजद मेरे आगे आगे चल रहा था। चट्टाधारी साधु हमें वहां से लेकर एक ढलान उतरने लगा। सामने ऊंचा नीचा सुनसान अंधेरा मैदान था। इस मैदान में आगे जाकर ईंट पत्थरों की ढेरियां जगह जगह बिखरी पड़ी थी। इन ढेरियों से गुजरे तो एक ऊंची दीवार के खंडर देखे जिनके करीब ही एक ट्रक का ढांचा पड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कि ये शख्स हमें कहाँ लिए जा रहा है। वो हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा था। आखिर वो हमें लेकर टीले के नशीब में आधे गिरे हुए ऐसे दरवाजों के पास आ गया जिसकी चौखट शहतीरों की बनी हुई थी और एक जानिब का शहतीर नीचे को झुका हुआ था। दरवाजे के अंदर अंधेरा था। जट्टाधारी साधु एजेंट वहां रुक गए। जब हम पत्थरों के दरमियान से गुजरते इसके पास आए तो इसने हमें अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और अंधेरे में दाखिल हो गया। मालूम हुआ कि ये किसी ज़माने में कोई कान होती थी जिसमें से तांबा निकला करता था। एक मुद्दत से ये कान वीरान पड़ी थी और इधर कोई भी नहीं आया था। शायद कान में से जितना तांबा निकल सकता था निकाला जा चुका था। हम पत्थरों में खुदी हुई मसनूई सुरंग में से गुजर रहे थे जहाँ फिजा में हवस था। साधु एजेंट ने जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन की तो मैंने देखा कि कान की दीवारों में बड़े बड़े शुगाफ पड़े हैं। इस मसनूई सुरंग के अंदर एक और छोटी सुरंग थी जिसमें 4 सीढ़ियाँ नीचे उतरती थी। इस दूसरी सुरंग में एक जगह पत्थरों को हटाकर लकड़ी के कटे हुए आधे सिरों को जोड़कर एक कैबिन सा बना दिया गया था। जब कान चालू हालत में थी तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों के लिए ज़रूरी सामान रखा जाता था। इस कैबिन में हमारे साधु एजेंट ने अपना खुफिया ठिकाना बना रखा था। हम इस कैबिन में बैठ गए। यहाँ खुदा जाने किस तरफ से ताज़ा हवा आ रही थी। हमारे एजेंट ने हमें यहाँ बैठकर हमारे कमांडो अटैक मिशन के टारगेट शिवाजी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में एक तफसील ज़हन नशीन कराई। इसने बताया कि यह बहरी तरबियतगाह बेशुमार बैरकों पर मुश्तमिल है। इन बैरकों को पहाड़ी ढलानों पर वाक़ गुंजान दरख्तों के जंगल ने घेरे में ले लिया है। इस जंगल में कई एक बरसाती नदियाँ हैं। ट्रेनिंग सेंटर की बैरकें यूं शक्ल की हैं। इसके सामने एक परेड ग्राउंड है। ग्राउंड की एक जानिब फ्लैग पोस्ट है जहाँ भारत का तिरंगा और बहरिया का अपना झंडा लहराता रहता है। इस तरबियतगाह में सैकड़ों भारतीय कैडेट ज़ेरे तरबियत है। फ्लैग पोस्ट के अकब में एक ब्लॉक की शक्ल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। इस विंग से हटकर एक शफाफ झील बनी हुई है जो बहुत वसी और गहरी है। पहाड़ी आबशारों का पानी इस झील में गिरता है और जनूब की तरफ झील में से निकलकर बांसों के जंगल में एक नदी की शक्ल में बहता रहता है। हर ब्लॉक और विंग में लाउड स्पीकर्स नस्ब है जिन पर सेंट्रल कंट्रोल रूम से अहकामात सुनाए जाते हैं। हमारे एजेंट ने गंभीर आवाज़ में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, हमारी इतला के मुताबिक यूरेनियम की प्रोसेसिंग का काम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के विंग के नीचे खुफिया तहखाने में हो रहा है। यहाँ किसी गैर आदमी को जाने की इजाज़त नहीं। ट्रेनिंग सेंटर का कोई जवान या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का कोई अहलकार भी इस जगह नहीं जा सकता। चंद एक साइंसदान ही यहाँ मुकम्मल राजदारी से काम करते हैं। सुबह के वक्त वो आम लिबास में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक की एक खुफिया लिफ्ट से इस तहखाने वाली लेबॉर्ट्री में उतर जाते हैं और शाम को फिर आम कपड़ों में वहाँ से निकलकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। इनके क्वार्टर भी इसी ट्रेनिंग सेंटर के एक विंग में ही बने हुए हैं। उन्हें ट्रेनिंग सेंटर से ज़्यादा देर बाहर रहने की भी इजाज़त नहीं है। ये भारत के आला तरीन साइंसदान जो इस काम को कौमी फरीज़ा समझ कर रहे हैं, इन्हें भारी तनख्वाह दी जाती है। इतनी सहूलतें मिलती हैं कि शायद भारत के सदर को भी ना मिलती होंगी। फिर भी इंडियन इंटेलिजेंस के 2 आदमी एक एक साइंसदान की हर वक्त निगरानी करते रहते हैं कि कोई इन्हें अगवा न करे या इन्हें किसी किस्म की साजिश में न उलझा ले। हम खामोशी से अपने साधु एजेंट की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो कह रहा था, इस तहखाने में किसी अजनबी का दाखिल होना नामुमकिन है। यहाँ सिक्योरिटी इस कदर सख्त है कि दाखिल होने से पहले साइंसदानों का पूरा एक्सरे लिया जाता है। 1 साल की भरपूर और ज़बरदस्त कोशिश के बाद हमें सिर्फ इतनी ही खबर हो सकी है कि तहखाने में एटमी तजर्बागाह है और यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है। बहुत मुमकिन है कि यहाँ एटमी हथियारों पर काम हो रहा है। मैंने ज़ुबान खोली और पूछा, अगर तहखाने में यूरेनियम प्रोसेसिंग का काम हो रहा है तो फिर पानी की भारी मिक़दार इस्तेमाल होती होगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस पानी के निकास का क्या इंतज़ाम है? हमारे एजेंट ने अपनी लंबी दाढ़ी के बालों को सुलझाते हुए कहा, पानी एक बहुत बड़े पाइप के ज़रिए तहखाने में लाया जाता है और एक वैसे ही बड़े पाइप के ज़रिए ट्रेनिंग सेंटर की जो मसनूई झील बनी है इसमें डाल दिया जाता है। मैंने पूछा कि क्या ये पाइप झील के किनारे बाहर बना हुआ है, जिसके जवाब में इसने बताया कि ये पाइप झील के अंदर ही उतार दिया गया है, जिसमें से पानी अंदर ही अंदर पाइप से निकल कर झील में शामिल हो जाता है। अब मैंने इसे और अमजद को अपना कमांडो अटैक प्लान समझाना शुरू किया। ये प्लान इस वक्त मेरे जहन में आया था और मुझे मेरे वसी तजर्बे ने बता दिया था कि खुफिया एटमी तजर्बा में राउंड होने के लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था।
मेरे प्लान को सुनकर जट्टाधारी एजेंट मुंह तकने लगा। अमजद खामोश था। इसने जहनी तौर पर मेरी तूफानी और बेहद खतरनाक प्लान को कबूल कर लिया था, क्योंकि इसके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। जट्टाधारी एजेंट ने अपनी दाढ़ी के बाल को मरोड़ते हुए कहा, इस ऑपरेशन में तुम्हारे वापिस आने का कोई इम्कान नहीं है। मैंने कहा, हमारी जान चली जाए, हम वतन अजीज़ की सलामती का सौदा नहीं करेंगे। बरादर अजीज़, हम जिंदा वापिस आने की उम्मीद लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन वापिस ज़रूर आएंगे। जट्टाधारी एजेंट ने एक तवील सांस भरा और बोला, मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। मुझे बताओ कि तुम्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने वो तमाम चीज़ें इसे अच्छी तरह से ज़ुबानी याद करवा दी जिसकी हमें इस कमांडो अटैक में अशद ज़रूरत थी। वो बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ जमा करने में 2 दिन ज़रूर लग जाएंगे। इतनी देर तुम्हें इस जगह रहना होगा। दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह तुम कान से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल सकते हो, वो भी बारी बारी। इसके बावजूद तुम्हें चौकस रहना होगा। ये मैं तुम्हारी सेफ्टी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहा हूँ। मैं कल सुबह तुम्हारे लिए खाना लेकर और रोटी और अचार लेकर आऊँगा। पानी यहाँ कोने में टीन के ड्रम में भरा हुआ है। ये मैं रोज़ शाम को आकर भर जाया करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, कल सुबह आऊँ। वो चला गया। मैं और अमजद अपने प्लान पर गौर व फिक्र करने लगे। मैंने इसे अपनी हिकमत अमली की तमाम जुज़ियात समझा दी थी। वो मेरे साथ इस ख़तरनाक तरीन मिशन में कूद पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। हमारा मिशन इस कदर इंतहाई जुर्रत आमोज़ और हलाकत खेज़ था कि इसमें कूद पड़ने वाली ही बात थी। या हम नहीं या सामने वाला नहीं। इस मिशन में ये बात नामुमकिन थी कि हम दोनों में से कोई एक तबाह हो बर्बाद ना हो। रात गुजर गई। सुबह हम बारी बारी कान से बाहर निकलकर थोड़ी देर ताज़ा हवा में रहे और फिर वापस आकर सुरंग के कैबिन में बैठ गए। हमें कैबिन में वापस आए आधा घंटा ही गुजरा था कि हमारा दोस्त एजेंट आ गया। इसके कांधे से थैला लटका हुआ था। इसमें से इसने हमें रोटियां और अचार निकाल कर दिया। हमने मज़े से खाया और बेड़िया सुलगा कर पीने लगे। अब एजेंट ने हमें ये अफसोस की खबर सुनाई कि वो हमारे लिए इंतहाई ताकतवर बमों का इंतज़ाम नहीं कर सकेगी। इसके वसाइल महदूद हैं। मैं सोच में पड़ गया। मैंने इससे दरियाफ्त किया कि यहाँ आसपास बहरिया का कोई एमुनेशन डिपो है। इसने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, पूना छावनी को जो सड़क जाती है, इसको नुक्कड़ पर बाएं जानिब है, जहाँ 24 घंटे पहरा लगा रहता है। यहाँ ज़मीन के अंदर लंबे लंबे तहखाने हैं जहाँ असले की भारी मिकदार रखी हुई है। यकीनन इस जगह इस किस्म के बम भी होंगे, मगर वहाँ जाएगा कौन? मैंने कहा, वहाँ मैं जाऊँगा। तुम मुझे सिर्फ एक बार इस इलाके में किसी तरह चक्कर लगवा दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? इसकी वजह यह थी कि मैं खुद पेंसिल बम नहीं बना सकता था और तजुर्बे ने यह बात साबित कर दी थी कि तबाही फैलाने में इन बमों का कोई सानी नहीं है। और ये जदीद तरीन बम है जिनके बारे में मुझे यकीन था कि बहरिया के फ़ौजी असला डिपो में ज़रूर मौजूद होंगे। वो बोला, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। तुम्हें मेरी तरह एक मुलांग साधु का रूप धारना होगा, मगर मैं एमुनेशन डिपो के गेट के आगे से ही तुम्हें गुजार सकता हूँ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। दोपहर के बाद मैं अपने जट्टाधारी एजेंट के साथ कान की सुरंग से इस हालत में बाहर निकला कि मेरे सर पर लंबे उलझे हुए बालों वाली विग लगी थी। चेहरे पर लंबी मसनूई दाढ़ी थी जिस पर सिंदूर मला हुआ था और कमर के गिर्द सिवाय एक लंगोटी के और कुछ नहीं था। हम दोनों के हाथों में एक एक बांस था जिनमें घुंघरू बंधे हुए थे। वो मुझे मुख्तसर रास्तों से गुजारता पूना छावनी की तरफ ले गया। हम एक नाले की चढ़ाई चढ़कर बाहर सड़क पर निकले तो सामने कांटेदार की दीवार जा रही थी। एजेंट ने बताया कि यह एमुनेशन डंप वाली ग्राउंड की दीवार है। मैंने देखा कि ग्राउंड में एक जानिब बड़ी ऊंची ऊंची टीला नुमा कब्रें सी बनी हुई थी। यही असले के ज़मीन दोज गोदाम थे। इलाका खाली खाली था। कुछ फासले पर नाले के ऊपर हमें दूर से एक फौजी पहरा देता दिखाई दिया। एजेंट ने मुझे इशारा किया कि हमने बांस के घुंघरू बजाते हुए रक्स करना शुरू कर दिया। हम रक्स भी कर रहे थे और सीताराम का विर्द करते आगे भी बढ़ रहे थे। हम इसी तरह मज्जूबाना रक्स करते मरहटा फौजी के आगे से गुजर गए। खारदार तार बाएं तरफ मुड़ गई। हम भी इसी तरफ घूम गए। एजेंट ने सरगोशी की, आगे एमुनेशन डंप का दरवाज़ा है। हम रक्स करते हुए खारदार तार की दीवार के गेट पर आ गए। यहाँ 2 फौजी स्टेन गन्ने लिए पहरा दे रहे थे। मैंने पूरी तरह और चौकसी से जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इस खारदार गेट से अंदर की जानिब बहुत बड़ी कब्र के दामन में एक लोहे का दरवाज़ा लगा था जो बंद था। यह असले के ज़मीन दोज गोदाम का दरवाज़ा था। वहाँ भी 2 फौजी पहरे पर खड़े थे। वो हमें रक्स करते देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमने थोड़ी देर खारदार तारों वाले गेट के आगे धमाल डाली और फिर आगे चल दिए। ग्राउंड आंखों से ओझल हुई तो हमने रक्स करना बंद कर दिया। एजेंट मुझे मुख्तसर तरीन रास्तों में से गुजारता हुआ वापस कान के अंदर कैबिन में ले आया। यहाँ अमजद मौजूद था। एजेंट ने मुझसे मेरी राय पूछी। मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि बराह रास्त एमुनेशन डंप में दाखिल होना कमांडो अटैक से भी नामुमकिन है। मेरा असल मिशन ट्रेनिंग सेंटर के एटमी तजर्बागाह को तबाह करना था। अगर मैं अपनी सारी ताकत पेंसिल या टाइम बमों के हासिल करने में खर्च कर देता और ज़ख्मी हो जाता हूँ या पकड़ लिया जाता हूँ, जिसका इम्कान बहुत था, तो मेरा मिशन अधूरा रह जाता।
जिसे मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये काम मुझे अकेले ही सर अंजाम देना था। मैंने दूसरे रास्ते से ही ग्राउंड में दाखिल होकर गोदाम तक पहुंचने का फैसला कर लिया। एजेंट खामोश रहा। अमजद ने मेरे साथ जाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने कहा, तुम्हें दूसरे मिशन पर मेरे साथ चलना होगा, ये काम मैं अकेला ही करूँगा। मैंने एजेंट से कहा कि मुझे खंजर या कमानीदार चाकू की ज़रूरत है जिसका फल वार करते वक्त पीछे को झुक न जाए। वो बोला, मैं शाम को ले आऊँगा। मैं इसी रात फौजी असले के गोदाम पर अटैक करना चाहता था क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था। मैं एक माह की छुट्टी लेकर दिल्ली से कश्मीर आया था। मुझे एक माह के अंदर अंदर अपना मिशन मुकम्मल करके वापस कश्मीर और वहाँ से दिल्ली पहुँचना था। शाम को एजेंट ने मुझे एक चाकू ला कर दे दिया जो मेरी मंशा के ऐन मुताबिक था। कमांडोज इसी किस्म का चाकू इस्तेमाल किया करते थे। मैंने अपने एजेंट से कुछ और चीज़ें भी मंगवाई थी जिसकी मुझे इस साइड मिशन के लिए ज़रूरत थी। चुनाचा मैंने काले रंग की तंग पतलून और बुनियान पहनी, अपने गर्दन, चेहरे और बाजुओं पर स्याही मली, पाँव में काले रंग के रबड़ के जूते पहने, कमर में चमड़े का एक थैला बांधा, चाकू पतलून की अपनी जेब में रखा और रात गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। ये सारा काम मैं अल्लाह के भरोसे पर कर रहा था। दिल में दुश्मन का पेट चीर कर अंदर जाने का जज्बा मौजूद था। मैं एक तजुर्बेकार सीमाब सिफ्त कमांडो भी था जो अंधेरी रात में दुश्मन पर गालिब आना चाहता था। मुझे ये भी मालूम था कि आम सिपाही ख्वाह कितना ही तरबियत याफ्ता क्यों ना हो, वो एक कमांडो की तबाकुन ट्रेनिंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इन सब बातों से बढ़कर मेरे अंदर इस्लाम के शेर दिल मुजाहिदों की रूह जैसे हलूल कर गई थी और ये सोचकर मेरे जिस्म का रेशा रेशा फड़कने लगता था कि मैं ये सब कुछ पाकिस्तान और इस्लाम की सलामती और सरबुलंदी के लिए कर रहा हूँ। ठीक 12 बजे रात मैं अकेला ही कान के झुके हुए दरवाजे से निकलकर नशीबी डहलानों को पार करता हुआ छावनी की तरफ रवाना हो गया। इंतहाई मुख्तसर रास्ते से गुजरते हुए अंधेरे वीरान इलाके को पार करने के बाद मैं नाले में गिर गया। नाले की चढ़ाई चढ़कर दूसरे किनारे पर आया तो सामने एमुनेशन डंप की खारदार दीवार थी। मैं वहीं बैठ गया। दाएं बाएं देखा, कोई 60 कदम के फासले पर खारदार तार के खंभे के ऊपर एक बल्ब रोशन था जिसकी रोशनी मुझ तक आते आते बहुत कमज़ोर हो गई थी। बाएं जानिब से मुझे फौजी बूटों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से नाले की ढाल पर उगी झाड़ियों में छुप गया। सियारात के सीने में अनगिनत खदशे और ख़तरात छुपे हुए थे। मैं ढलान किए खुश्क कांटेदार झाड़ियों की ओट में छुपा इस गार्ड को देख रहा था जो अभी ऊपर वाली कच्ची पगडंडी से गुजरकर एमुनेशन डंप के खारदार गेट के करीब जाकर रुक गया था। दूसरी जानिब से एक और फौजी गार्ड नमूदार हुआ। दोनों ने आपस में कुछ बातें की जो मैं ना सुन सका। दूसरा गार्ड वापस मेरी तरफ को चलने लगा। मैं झाड़ी के पीछे और ज़्यादा सिमट गया। मेरे हाथ में सिर्फ चाकू था। वो मुझसे 10 कदम के फासले पर आकर रुक गया। ऊंची खारदार बाड़ को नीचे से ऊपर तक देखा। बाड़ के ऊपर दूर कोने में जो बल्ब रोशन था, इसकी रोशनी यहाँ तक बहुत कम आ रही थी। यह क्या कर रहा है? मेरे दिल में वसवसे पैदा होने लगे। यकीन नहीं आता था कि इसे मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया। वो अभी तक अपनी जगह पर रुका हुआ था। स्टेन गन इसके कंधे पर स्लिंग के साथ लटक रही थी और इसका सीधा हाथ स्टेन गन के ऊपर था। वो टहलता टहलता मेरे करीब से गुजरने लगा। मैंने सर नीचे करके अपना सांस रोक लिया। अब दाएं जानिब से एक और फौजी आता नजर आया। या अल्लाह खैर, ये आज स्पेशल गश्त कैसे शुरू हो गई? मेरा असल मिशन अभी दूर था। इस एमुनेशन डिपो से मैं पेंसिल बम चुराने आया था। तीसरे गार्ड ने भी अपने साथी से कोई बात की। मुझे इसकी आवाज़ सिर्फ सुनाई दी। अब उन्होंने नाले के साथ वाली खारदार दीवार के साथ बाकायदा राउंड लगानी शुरू कर दी। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई थी। इन हालात में मेरे लिए एमुनेशन डिपो के अंदर जाकर मतलूबा अशिया चुराना आसान काम नहीं रहा था। पहले भी यह मुश्किल तरीन काम था और हर कदम पर इसमें जान जाने का अंदेशा था। मगर मैं जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जान हथेली पर रखकर निकल आया था। मैं बिल्कुल साकित होकर झाड़ियों के पीछे अंधेरे में ज़मीन के साथ लगा रहा और इन तीनों फौजियों का मुशाहिदा करने लगा। वो तीनों राउंड लगा रहे थे। मुझे शक हुआ कि हो सकता है कि इसने मुखबरी कर दी हो, मगर मेरी मुखबरी करने वाला कौन हो सकता था? अगर ऐसी बात होती तो यहाँ फ़ौज की पूरी प्लाटून धावा बोल देती और मैं फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। क्या करूँ क्या ना करूँ? आखिर मैंने अपने एक्शन को अगली रात के लिए मुलतवी कर दिया और वापस जाने का फ़ैसला कर लिया। दोनों गार्ड जब आमने सामने से गुजरे तो मेरे करीब से मुखालिफ सिमतों को निकल गए। तो मौका देखकर मैंने नशीब में लेटे लेटे अपना रुख पीछे की तरफ कर लिया और केकड़े की तरह ढलान में रेंगते हुए खुश्क नाले में उतर गए। यहाँ 10 सेकंड तक दम सादे पड़ा रहा। फिर एमुनेशन डंप की तरफ निगाह डाली। दोनों फौजी गार्ड्स खारदार दीवार की नुक्कड़ तक पहुंचकर रुक गए थे। मैं घुटनों के बल चलता नाले के दूसरे किनारे पर चढ़ गया और वहां उगी हुई जंगली झाड़ियों की ओर लेता इस उजड़ी हुई कान वाले तहखाने की तरफ तेज तेज चलने लगा जहां मेरे दोनों साथी छुपे हुए थे।
अंधेरी रात खामोश थी। एमुनेशन डंप पीछे रह गया। मेरे सामने कान के ऊंचे तोदे का खाका सितारे भरे आसमान के पसे मंजर में उभर आया था। मैं एक गड्ढे के करीब से निकला ही था कि अचानक रोशनी का एक ज़बरदस्त चमका हुआ और मेरे सामने कान का तोदा रोशनी में नहा गया। साथ ही सीटियों की आवाज़ के साथ फायर की आवाज़ बुलंद हुई और तड़ातड़ मशीन गन की गोलियों के धमाके गूंज उठे। मैं एक सेकंड के लिए बौखला सा गया। मैंने बगैर कुछ जाने बूझे गड्ढे में छलांग लगा दी। मेरे पाँव टखनों तक कीचड़ में धंस गए। 1 मिनट के लिए मैं वहीं सांस रोके पड़ा रहा। गोलियां धड़ाधड़ चल रही थी। फिर फायरिंग रुक गई। फौजियों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने गड्ढे में से सर बाहर निकाल कर देखा। कान का तोदा मुझसे अगरचे दूर था, मगर इस पर सर्च लाइट की तेज़ रोशनियां पड़ रही थी। ये लाइट एक फौजी जीप में लगी हुई थी। मुझे वहाँ 4-5 जीपें दिखाई दी, जिनमें से फौजी उतर कर कान के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे लिए ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं था कि मिलिट्री पुलिस को कान के अंदर गैर मुल्की एजेंटों की मौजूदगी की खबर हो गई थी और फौज ने छापा मारा है। मुझे अपने दोनों साथियों की फिक्र लग गई। मेरी आंखें कान के अंदर जो तंग सा रास्ता जाता था इस पर लगी थी। यहाँ काफ़ी रोशनी थी। बाहर 6-7 फौजी स्टेन गन्ने ताने एक्शन के लिए तैयार खड़े थे। फिर मैंने देखा कि गार में से मेरा एक साथी इस तरह बाहर निकला कि इसके दोनों हाथ ऊपर को उठे हुए थे। ये हमारा भिंडी बाजार वाला एजेंट नहीं था, ये मेरा दूसरा साथी था। इसका मतलब था कि भिंडी बाजार वाला अपना एजेंट या तो वहाँ मौजूद नहीं था या अंदर इसे गोली से उड़ा दिया गया होगा। लेकिन फौजी या पुलिस वाले जब किसी गैर मुल्की एजेंट को पकड़ने के लिए छापा मारते हैं तो इसे जिंदा पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि इसके दूसरे एजेंट साथियों के बारे में पूछगछ की जा सके। ऐन मुमकिन था कि हमारा भिंडी बाजार वाला साथी वहाँ से पहले ही जा चुका हो, मगर दूसरे साथी का पकड़ा जाना भी हमारे लिए इंतहाई हलाकत खेज साबित हो सकता था। मेरी पोजीशन बेहद खतरात में गिर चुकी थी। अगर हमारा दूसरा साथी जो जिंदा था मिलिट्री पुलिस के तशद्दुद से घबरा कर मुँह खोल देता है तो मैं भी नहीं बच सकता था। मेरी नज़रें अपने नौजवान साथी पर जमी थी। 2 फौजी स्टेन गन्ने ताने इसके पीछे पीछे आ रहे थे। मेरे देखते बिजली की चमक के साथ मेरे साथी ने जेब में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और अपनी कनपट्टी पर रखकर फायर कर दिया। ये सब कुछ बमुश्किल 2 सेकंड के अंदर हो गया। गोली चली, धमाका हुआ और दूसरे लम्हे मेरा साथी ज़मीन पर ढेर हो चुका था। फौजी इसकी तरफ दौड़े मगर वो मर चुका था। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।